नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम रचना कौशल राइटिंग स्किल के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं पत्रकारीय लेखन का एक भाग आलेख लेखन। इससे पहले हमने फीचर लेखन पढ़ा। फीचर लेखन और आलेख लेखन, समाचार लेखन तीनों देखा जाए तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी तीनों में अंतर है। हमने पिछले पार्ट में फीचर लेखन और समाचार लेखन के बीच अंतर किया था। आज मैं बताऊंगी कि आलेख लेखन और फीचर लेखन में क्या प्रमुख अंतर है। चलिए, आलेख लेखन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लें हम। किसी एक विषय पर विचार प्रधान, गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं लेख लिखो। बचपन में जब हम छोटी क्लास में हुआ करते थे तो टीचर हमें कहती थी कि इस पर लेख लिखो, गाय पर लेख लिखो, विद्यालय पर लेख लिखो, माँ पर लेख लिखो। तो हम एक पैराग्राफ में लेख लिखते थे। ठीक है, जो हमारे भाव होते थे, जो हमारे विचार होते थे, उसके हिसाब से हम लेख लिखते थे। लेकिन जहाँ आलेख शब्द आ जाता है, उसका अर्थ होता है कि वो संपूर्ण गद्य रचना, जिसके अंतर्गत पूरी जानकारी उस विषय से संबंधित हो, विचारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से और गहन जानकारी के साथ वो पूरा विषय अपने आप में पूर्ण हो, उसे कहते हैं आलेख। ये एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अब ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल से संबंधित या समाज की किसी भी बुराई प्रवृत्ति से संबंधित, राजनीति से संबंधित हो सकते हैं, फिल्मों से संबंधित हो सकते हैं। मतलब ये ज्वलंत मुद्दों पर ही लिखे जाते हैं, जो आजकल के समय में, आज के टाइम में जो मुद्दा करंट में चल रहा है, उस पर ही ये लिखे जाते हैं आलेख। और इसमें लिखने वाले की गहन जानकारी शामिल होती है। तो आलेख होते हैं ये। हिंदी आलेख क्या होता है? हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विद्या है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। मतलब ये पोएम में नहीं लिखे जाते, प्रोज में नहीं लिखे जाते, ये निबंध टाइप में लिखे जाते हैं। वैचारिक जहाँ हमारे विचारों की प्रधानता है, लेखक के नीति विचारों की प्रधानता है। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, समस्याओं, अवसरों तथा चरित्र पर आलेख लिखे जा सकते हैं। जैसे करंट में सुशांत सिंह पर आलेख हो सकता है। कोई भी समस्या, जैसे कृषि बिल, किसानों से संबंधित समस्या हो सकती है। कोई भी करंट का मुद्दा, जैसे महामारी, तो ये करंट मुद्दे हैं और इस पर आपको आलेख आजकल के समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। किसी चरित्र पर हो सकता है, किसी समस्या पर, किसी अवसर पर या कोई गंभीर समस्या पर, किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं, जिसमें तथ्यात्मक, मतलब उसमें तथ्य होने चाहिए, विश्लेषणात्मक, जो विश्लेषण पूरी जानकारी के साथ हो, विचारात्मक, मतलब वह विचार प्रधान हो, सोचने लायक हो, ऐसी जानकारी उसमें होती है। आलेख गद्य लेखन की वह विद्या है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रतापूर्वक दुनिया के सामने बयां कर सकता है। तो ये होता है आलेख। अब हम पढ़ेंगे कि आलेख के मुख्य अंग क्या हैं। देखो, जैसे निबंध हम लिखते हैं, भूमिका, फिर उसका विषय, प्रतिपाद, फिर लास्ट में निष्कर्ष, ऐसे ही आलेख होता है। आलेख में भी सबसे पहले भूमिका होती है, कि मतलब जो भी विषय हम ले रहे हैं, जिससे संबंधित हम आलेख लिखने जा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग हम उसकी भूमिका तैयार करेंगे। उसके बाद उस विषय से संबंधित हम मुद्दे तथ्यात्मक जानकारी के साथ लिखेंगे और बाद में हम तुलनात्मक चर्चा उसकी करेंगे, मतलब निष्कर्ष के रूप में। तो भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। ये बहुत लंबी न होकर संक्षेप में होनी चाहिए।
विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है, क्रम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बात हमने लिख दी फिर उसको दोबारा हम रिपीट करें, तो उसमें निरस्ता आ जाती है, पढ़ने वाले का मन नहीं लगता है। एक बात लिखने के बाद आगे से आगे हम दूसरा मुद्दा उठाएंगे और हर भाव को हर पैराग्राफ में रखेंगे। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण का अर्थ ये है कि हम जो विषय के ऊपर लिख रहे हैं उसके गुण और दोष बताते हुए हम उसको क्रमबद्ध तरीके से तारतम्यता के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, बात को बार बार दोहराएंगे नहीं, और अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रमुख बातें क्या होनी चाहिए, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। लेख लिखने से पहले हमें उस विषय के बारे में पूरा चिंतन मनन कर लेना चाहिए। पूरी मतलब संदिग्ध जानकारी और भ्रामक तथ्य उसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते। हम अपनी कल्पना का समावेश कर सकते हैं, लेकिन कल्पना कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए, उसमें भी तथ्य होने चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी जरूरी है। लेख में श्रृंखलाबद्धता की सबसे पहले उसकी सामान्य जानकारी, फिर आगे से आगे बढ़ते हम उसके एक एक पॉइंट को श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखेंगे। लेख की भाषा सरल, बोधगम्य और रोचक होनी चाहिए। भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए कि पढ़ने वाला आसानी से उसको समझ सके। बोधगम्य मतलब उससे कुछ न कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए। पढ़कर पाठक को कुछ ज्ञान जरूर मिलना चाहिए। रोचक होनी चाहिए ताकि अंत तक पाठक उसको पढ़ता ही चला जाए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। जो पैराग्राफ आप बनाओगे, अनुच्छेद जो लिखोगे, पैसेज, तो एक पैराग्राफ में एक परिच्छेद में एक ही बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी जरूरी है। तो स्टार्टिंग में भी रोचकता होनी जरूरी है और अंत में भी उसके समापन को भी रोचकता के साथ करना जरूरी है। विरोधाभास, दोहरापन। विरोधाभास मतलब एक बार आपने उसके पक्ष में बात कही और फिर वही अपने ही वाक्य से आपने उसी बात को काट दिया, तो वह विरोधाभास की स्थिति होती है। तो विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फिर दोहरापन नहीं होना चाहिए, मतलब एक बात कही फिर वापस आपने वही बात रिपीट कर दी, तो ये भी उसमें नहीं होना चाहिए। असंतुलन, संतुलित वाक्य होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का असंतुलन नहीं होना चाहिए। तथ्यों की असंदिग्धता मतलब किसी प्रकार का उन तथ्यों पर जो आपने जुटाए हैं उस पर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये बात गलत हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही सटीक जानकारी उसके अंतर्गत रोचक तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए। चलिए आलेख लेखन का उदाहरण हम अब पढ़ते हैं कि आलेख किस तरह से शुरू करने चाहिए, उसमें पैराग्राफ में कैसी बातें लिखनी चाहिए, उसका समापन किस तरह से करना चाहिए। हमने लिया है बढ़ती आबादी देश की बर्बादी, क्योंकि आपको जब भी आलेख मिलेंगे ना तो वह इस तरह से ही मिलेंगे कि उस पर करंट मुद्दों से संबंधित रहेंगे कहीं ना कहीं। तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो कि किस तरह से उसको शुरू कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने पहले पढ़ा था फीचर लेखन और अब हम पढ़ रहे हैं आलेख लेखन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। ये मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला होती है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। तो आलेख में हमें तथ्यात्मक जानकारी, विश्लेषणात्मक जानकारी और विचारात्मक जानकारी के साथ उसको प्रस्तुत करना होता है गहन अध्ययन के पश्चात। जबकि आलेख जो फीचर होते हैं
उनको हम मनोरंजक ढंग से लिखते हैं और विशिष्ट शैली में, मतलब एक कथात्मक शैली में, कहानी के रूप में फीचर को लिखते हैं। जबकि इसको हम विवेचनात्मक शैली में लिखते हैं। तो निबंध की तरह लिखा जाता है आलेख। फिर फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होनी चाहिए। तो हम फीचर लिखते समय कल्पना का सहारा ले सकते हैं और हम सृजनात्मक कौशल से लिख सकते हैं, मतलब अपने मन के विचारों को हम अलग अलग भावों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आलेख में विषय पर तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक तरीके से होना चाहिए और विचारात्मक जानकारी उसमें होनी चाहिए। कल्पना का स्थान उसमें नहीं होता है। मैंने बताया ना कि कल्पना हम कर भी सकते हैं, लेकिन कल्पना में भी तथ्य होने चाहिए, मतलब हम कोरी कल्पना उसमें नहीं लिख सकते। तो ये होता है आलेख और फीचर में अंतर। चलिए अब हम आलेख का उदाहरण देख लेते हैं। आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये मतलब भूमिका है। भूमिका हमेशा उस विषय से संबंधित होनी चाहिए, ताकि उस विषय से जुड़ी हुई एक प्रस्तावना होती है, ताकि वो 2-3 लाइन के बाद हम उस मुद्दे पर पहुंच जाएं। ऐसी भूमिका हमें तैयार करनी होती है। जैसे हमने ये लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत पर हमें आलेख लिखना है, तो शुरू में हम फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी सी उसका रूप प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम कलाकारों को, ग्रामीण कलाकारों को, शहरी कलाकारों को लिखते हुए बाद में हम सुशांत सिंह तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम प्रस्तावना तक पहुंचे, ऐसी भूमिका हमें बनानी होती है। आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। देश के विभाजन के समय लगभग 42 करोड़ आबादी थी, परंतु आज ये 1 अरब से अधिक है। हर वर्ष यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है। भारत के मामले में ये स्थिति अधिक भयावह है। तो यहाँ तक हमने इतनी भूमिका लिखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि हम किसके प्रति ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा हमारे सामने आने वाला है। तो बढ़ती आबादी और देश की बर्बादी। फिर यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया मतलब जुड़ रहा है। यहाँ साधन सीमित हैं। जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष लाखों पढ़े लिखे लोग रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। खाद्य के मामले में उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा भूखा सोता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। यातायात के साधन भी बोझ ढो रहे हैं। कितनी ही ट्रेन चलाई जाए या बसों की संख्या बढ़ाई जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। तो यहाँ तो ये पहला पैराग्राफ उन्होंने पहले भूमिका ली, फिर दूसरा पैराग्राफ आपको चेंज करना है कि जनसंख्या के कारण कौन सी समस्याएं हो रही हैं। तो ये हर वर्ष लाखों पढ़े लिखे लोग रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। यहाँ से दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा अपना। फिर इसमें बता दी कि कितनी भी ट्रेनें चलाई जाएं, लेकिन फिर भी जगह कमी दिखाई देती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। खाद्य के मामले में उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी सबको नहीं मिल पाता है खाना, लोग भूखे सोते हैं। फिर दूसरा हमने यहाँ से शुरू कर दिया पैराग्राफ कि आवास की कमी हो गई है। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने फुटपाथों पर और खाली जगह पर कब्जे कर लिए। आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से देश में अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह में सफल न होने से युवा अपराधियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं। तो और अपराध क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और कमाने के लिए रोजगार नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामले ज़्यादा, चोरी डकैती, इसमें ज़्यादा वो जाने लगे हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन कौन से परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ मैंने छोटा ही लिया है, लेकिन इसमें और आप 3-4 पैराग्राफ करके उसको और बड़ा रूप दे सकते हो। तो ये आंकड़े, ये तथ्य आपको कहीं ना कहीं पहले जुटाने पड़ेंगे, फिर उन तथ्यों को रोचक तरीके से एक एक पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका आलेख कंप्लीट हो जाएगा और बाद में निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो कि आबादी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।
सरकार को भी सख्त कानून बनाने होंगे तथा आम व्यक्ति को इस दिशा में स्वयं पहल करनी होगी। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम कभी भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इस तरह से ये आलेख हमने सरल भाषा में समझा और इसको किस तरह से प्रस्तुत करना है। फीचर में हमने देखा था कि रोचक तरीके से हमने सबसे पहले एक भूमिका बनाई थी, उसको रोचक तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी उसकी, और बाद में हमने अपनी कल्पना, अपने भाव उसमें जोड़े थे, बाद में रोचक तरीके से ही उसका समापन किया था। लेकिन ये जो आलेख होता है, आलेख में हम एक गंभीर विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक तरीके से एक एक विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम भूमिका को रोचक तरीके से लिखेंगे उस विषय से संबंधित, फिर हम उसके पहलुओं पर जाएंगे, एक एक पहलू पर जाएंगे, और अंत में उसका परिणाम या निष्कर्ष हम रोचक तरीके से बताएंगे, ताकि पाठक उस विषय को पूरी तरह से समझ ले, जान ले, उसके गुण और दोष भी अच्छे से समझ ले और पाठक की रुचि उसमें बनी रहे, वो बोधगम्य लगे कि एक जानकारी हमने हासिल की। इस तरह का आलेख आपको लिखना है। फिर दूसरा मैंने एक और उदाहरण इसमें लिया है, विकास की कुंजी है टेक्नोलॉजी। आप तो जानते ही हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के चलते हम आगे तक आ चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या, मतलब किन किन चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस आलेख में आपको बताया गया है। तो देखो इसकी भूमिका किस तरह से बनाई। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि वे देश जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ खास करते रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। वे सभ्यताएं जिन्होंने इनका साथ लिया वे तरक्की कर गई, और जिन्होंने इनकी उपेक्षा की पिछड़ गई। यही कारण था कि मध्यकाल यूरोप और फिर अमेरिका दुनिया में तरक्की के मामले में सबसे आगे निकल गए। आधुनिक विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी ने इन्हें पहले पायदान पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से भूमिका तैयार की। तो विकास की कुंजी है टेक्नोलॉजी, मतलब विकास कैसे होगा, टेक्नोलॉजी से ही संभव है। मुगलों के बाद अंग्रेजों के शासन ने भारत को पीछे धकेला। आज़ादी के बाद इस दिशा में कुछ प्रयास हुए, उसी का नतीजा है कि हम अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान में आगे बढ़ने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी आगे चले गए। कृषि में आधुनिक विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी ने हमें इस लायक बनाया कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ मतलब आपको यहाँ से पैराग्राफ बनाना है कि आज़ादी के बाद इस दिशा में कुछ प्रयास हुए। तो यहाँ पे कृषि का मुद्दा उठा लिया कि कृषि में हमने टेक्नोलॉजी से हमारा भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना है। तो आज 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। फिर आगे दूसरा पैराग्राफ, लेकिन इन सब से आगे हम सॉफ्टवेयर विकास के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में सबसे ऊपर वाले पायदान पर हैं। दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर विकसित हुए हैं उनमें ज़्यादातर में भारतीयों का योगदान है। चाहे बिल गेट्स हो या सुंदर पिचाई, सभी को इस बात को मानते हैं कि सॉफ्टवेयर के विकास में भारतीय सबसे आगे हैं। तो कृषि के मामले में, सॉफ्टवेयर के विकास में, फिर रोजगार के मामले में, तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ बनाते हुए हमने ये फीचर किया है। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी की बहुत उपयोगिता है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ हजारों इंजीनियरिंग संस्थान हैं, लेकिन वहाँ भी रिसर्च नहीं के बराबर है, और इसका नतीजा है कि योग्य और मेधावी छात्र विदेश चले जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से भारत आत्मनिर्भर तो बनता जा रहा है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ अनुसंधान नहीं होने की वजह से हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। तो इस बात पर भी प्रकाश डाला। तो कहीं ना कहीं तथ्य और आंकड़े आपको जुटाने पड़ेंगे इस बारे में, तभी आप एक अच्छा आलेख लिख पाओगे। तो आलेख लिखने के लिए आपको सारे आंकड़े जुटा करके आपकी वैचारिक शक्ति को बढ़ाते हुए, वैचारिक शक्ति को इसमें दर्शाना है कि आप कितना अच्छा शब्द भंडार रखते हैं, और सरल भाषा में प्रस्तुत करना है ताकि पाठक का मन उसमें लगा रहे, पाठक उसको पूरा पढ़े और रुचि के साथ पढ़े। तो इस तरह से
फिर अंत में देखो, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का तरीका ही नहीं, शासन चलाने का तरीका भी बदल सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जिसकी भारत जैसे देश को सख्त जरूरत है। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छे से ये आलेख लेखन की कला समझ में आई होगी कि किस तरह से एक आलेख को लिख सकते हैं, फीचर से ये किस तरह अलग होता है, समाचार पत्र से किस तरह से अलग होता है। समाचार पत्र में मैंने बताया कि सबसे पहले मुख्य समाचार को ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट को, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट को। तो इस तरह से उल्टा पिरामिड में समाचार पत्र होता है। फिर जो फीचर लेखन है उसका स्टार्टिंग और अंत एकदम रोचक होना चाहिए, उसमें हम अपनी कल्पनाओं का समावेश कर सकते हैं और कथात्मक शैली में उसको लिखते हैं एक कहानी की तरह। जबकि जो आलेख होता है वह एक निबंध की तरह होता है, लेकिन निबंध से थोड़ा छोटा होता है और उसमें गहन विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक जानकारी शामिल होती है। और आलेख का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को जो हम ले रहे हैं, जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा अपने आप में पूर्ण हो, उसकी पूरी जानकारी हमें एक विषय के अंतर्गत मिल जाए और हर एक एक चीज़ को, उससे रिलेटेड जो एक एक चीज़ है उसको अलग अलग पैसेज में हम लिखेंगे। और भावों का दोहरान नहीं होना चाहिए, एक बात को फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें जो तथ्य लिखे गए हैं वो संदिग्ध नहीं होने चाहिए, भ्रामक नहीं होनी चाहिए, पाठक को ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें गलत तथ्य बताए गए हैं। तो ये सारी बातें हमें आलेख लिखते समय ध्यान रखनी है। आज राइटिंग स्किल रचना विभाग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, इसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। अनुच्छेद एक विचार होता है, एक भाव होता है जो कि वाक्य समूह में लिखा हुआ होता है। इसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय देना होता है, उसका वर्णन और निष्कर्ष उस विषय परिचय के साथ ही देने होते हैं। आपको मैंने निबंध लिखना सिखाया था। निबंध में जहाँ हम अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं, अलग अलग अनुच्छेद बनाते हैं, वहाँ अनुच्छेद लेखन में सिर्फ एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को हम समेटकर लिखते हैं, क्योंकि निबंध में हम अलग अलग बातों को अलग अलग पैराग्राफ के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में एक पैराग्राफ के अंतर्गत ही एक पूरी विषय वस्तु को समेट लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा अनुच्छेद लेखन और एक प्रभावशाली अनुच्छेद कैसे लिखें। चलिए सरल भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं सरल भाषा में अनुच्छेद लेखन कैसे लिखें और इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद लेखन होता क्या है। और एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, 8 से लेकर 12 तक की एग्ज़ाम में अनुच्छेद लेखन आता ही है। इसके लिए इसको समझना हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझ लें सरल भाषा में कि अनुच्छेद होता क्या है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कि उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में किसी एक भाव को ही व्यक्त किया जाता है, एक विचार को ही व्यक्त किया जाता है और उस विचार पर ही बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य बनाकर उसके लिए लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु सारगर्भित, मतलब सारगर्भित क्या होता है कि वो उसका कुछ अर्थ निकले, संक्षिप्त होना चाहिए और उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। समझ गए बच्चों कि किसी घटना या दृश्य या किसी विषय वस्तु को हम कम शब्दों में और अर्थपूर्ण ढंग से उसको अपनी लेखन शैली में प्रस्तुत करें, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में एक विषय को ही हम उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं।
अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो हिंदी में जहाँ अनुच्छेद कहते हैं वहीं इंग्लिश में हम उसे पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध लिखते हैं वैसे ही अनुच्छेद भी लिखा जाता है, लेकिन निबंध में जहाँ हम 3-4 अनुच्छेद लिखते हैं, अलग अलग निबंध के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग पैराग्राफ हम लिखते हैं, वैसे अनुच्छेद में सिर्फ हम एक ही अनुच्छेद में उस विषय से संबंधित सारी बातों को एक ही अनुच्छेद में समेट लेते हैं। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो शब्दों की लिमिट 80 से 100 शब्द होती है, कभी कभी 120 भी दे दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर 80 से 100 शब्दों में ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है, जो निबंध से छोटा होता है, और एक ही पैराग्राफ में आपको उसका अलग से पैराग्राफ नहीं बनाना होता। एक ही पैराग्राफ में उस विषय से संबंधित सारी बातें लिखनी होती हैं, तो संक्षिप्त होना चाहिए। आगे देखो, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। तो अनुच्छेद में मुख्य बात क्या कही गई है, या तो वो प्रारंभ में ही बता दी जाती है या फिर उसको निष्कर्ष के रूप में अंत में बताई जाती है। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। फिर अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। तो कुछ मतलब जो आपको टॉपिक दिए होते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए, टॉपिक किस तरह के होते हैं? जैसे विद्यालय, बच्चों की सुरक्षा, फिर जैसे हंसी का महत्व है, फिर या कल्पनात्मक भी हो सकता है, काश मैं पक्षी बन जाता, फिर जैसे ऐसे कोई घटना का, या फिर भाव प्रधान भी हो सकता है, विचार प्रधान भी हो सकता है, जब मैं जादू नगरी में पहुंच गया, और या फिर कोई पंक्ति या सूक्ति हो सकती है, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। तो इस तरह का मतलब पंक्ति हो सकती है, कोई किसी का महत्व, समय का महत्व है, हंसी का महत्व है, विज्ञान का महत्व है, ऐसे कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है, कोई भी विषय दिया जा सकता है। उसके लिए आपको संकेत बिंदु दिए जा सकते हैं। जैसे एक टॉपिक दे दिया कि हंसी का महत्व है, तो उसके लिए हंसी और मनुष्य का तनावपूर्ण जीवन, ऐसा एक बिंदु दे दिया। फिर हंसने का महत्व है, ये बिंदु दे दिया। फिर स्वस्थ तन और मन के लिए आवश्यक, ऐसा एक बिंदु दे दिया। कोई कोई अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए हुए रहते हैं, और कोई कोई अनुच्छेद में आपको अपने मन में ही वो संकेत बिंदु तैयार करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक एक चीज को पॉइंट में लिखोगे, वो निबंध में लिखने होते हैं, इसमें नहीं लिखने होते। बस उस संकेत बिंदु को मन में तैयार करो और उसके आधार पर एक अनुच्छेद लिख दो। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। तो एक ही पक्ष पर बात करनी होती है। जैसे हंसी का महत्व दे दिया, तो हंसी के ही बारे में आपको उसका महत्व बताना होगा, उससे किस तरह से इंसान स्वस्थ रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है, ये सारी चीज़ें हंसी से ही संबंधित आपको लिखनी होगी। फिर भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक मतलब जो उसकी जांच करने वाला है या पढ़ने वाला है, आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये संक्षिप्त लिखना होता है और उस विषय पर आपको सारी बातें बतानी होती हैं, इसके लिए एक ही वाक्य को आप दोबारा लिखोगे तो ये संक्षिप्त नहीं हो पाएगा। जितने शब्द आपको दिए हैं उसी में उस टॉपिक को कंप्लीट करना रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। बिना मतलब का विस्तार ना करें, और लिखते समय कम से कम जो टॉपिक दिया है उसको ध्यान में रखें कि उसी के बारे में आपको लिखना है, उससे अलग आप नहीं जाएं। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात
लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। तो शब्द सीमा को ज़रूर ध्यान में रखें और ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख पाओगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। तो उसमें एक रूपता का मतलब ये है कि आप जो बात लिख रहे हो उससे ही वो जुड़कर आगे वाली बात होनी चाहिए। उससे अलग टॉपिक पर आप बात ना करें, नहीं तो पढ़ने वाले का मन भटक सकता है और विषय को बीच में ही छोड़ सकता है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। आवश्यक नहीं कि पंक्ति और सूक्तियों का प्रयोग करें, लेकिन अगर करोगे तो आपका अनुच्छेद, आपका पैराग्राफ ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। मतलब आपने इस अनुच्छेद के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की, ये अंत में उसका जिक्र जरूर होना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखें। और अधिक समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए कि एक अनुच्छेद को किस तरह से लिखा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक सूक्ति है, एक वाक्य कहें, सूक्ति कहें, एक पंक्ति है। तो इसके इर्द गिर्द ही आपको ये बताना है। इसमें संकेत बिंदु नहीं दिया हुआ है, बल्कि अगर देना चाहते तो दे सकते थे कि समय का महत्व है, समय से पहले काम निपटाने पर इंसान मानसिक रूप से तनाव से मुक्त हो जाता है। ऐसे करके आप 2-4 संकेत बिंदु भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है संकेत बिंदु, तो आपको अपने दिमाग में वो संकेत बिंदु तैयार करने हैं और उस आधार पे आपको पूरा समय के बारे में लिखना है। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। तो समय निकल जाने पर पछतावा होता है। ये एक बिंदु दिमाग में तैयार किया और उस पर 2-4 सेंटेंस लिख दिए। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, मतलब अब ये बताया कि समय पर काम करने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग पैराग्राफ नहीं बनाया, एक ही पैराग्राफ में सब बातों को शामिल किया है। वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने इसे अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने ये वाला पैराग्राफ इसलिए लिया ताकि आपको ये बता सकूं कि पंक्तियां और सूक्तियां डालने से आपका अनुच्छेद और प्रभावशाली होगा और आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं जो कि अनुच्छेद को और ज़्यादा अच्छा बना रही हैं। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो ये इसको निष्कर्ष के रूप में समय का महत्व भी अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से यह आपका अनुच्छेद अच्छा बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को पूरा सुना है और आपको अच्छा लगा है। और अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो बेझिझक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपका बताना हमें समझ में नहीं आता है, तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सीखने को और कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने बड़ों से ही सीखूं, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।